हेलो बच्चों। आज हम करेंगे कक्षा 8वीं की एनसीईआरटी की जो हिंदी की नई बुक है माल्हार का पाठ दो गौराए। दो गौरिया गौरिया किसे कहते हैं? चिड़ियों को। ठीक है। तो आज ये वाला चैप्टर मैं आपको कराऊंगी। मैं आपको रीड करूंगी और लाइन बाय लाइन मैं आपको उसको अच्छे से समझाऊंगी भी। तो चलिए शुरू करते हैं। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। तो अब ये समझ में आ रहा है कि जो पाठ के लेखक हैं वो अपने आप को बच्चा जो है वो दर्शा रहे हैं। उनकी माँ है, पिताजी और वो हैं, 3 ही व्यक्ति हैं जो घर में रहते हैं। और पिताजी का ये कहना है कि घर के मालिक होने के बाद भी उनको घर जो है वो अपना सराय जैसा लगता है। क्यों? क्योंकि वह ऐसे लगता है कि वह वहाँ पे मेहमान है और घर का मालिक कोई दूसरा ही है। तो अब ये घर का मालिक कौन है? चलिए आइए पता करते हैं। आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं कि वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। तो अब यहाँ पर क्या शिकायत है पिताजी की कि आंगन में जो आम का पेड़ है उस पर तरह तरह के पक्षी डेरा डाले हुए हैं। डेरा डाले हुए हैं मतलब उन्होंने अपना वहां पे घर बसाया हुआ है। तो जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, मतलब माइगी पक्षी जो है वो पहाड़ियों से या घाटियों से मौसम बदलने के कारण दिल्ली आ जाते हैं, वो जो है वो ऐसे वहां पे पहुंच जाते हैं जैसे सीधा वो उनके घर पे पता लिखवा के किसी से आए हों और सीधा उनको पता हो कि उनको कहाँ जाके पहुंचना है और कहाँ जाके डेरा डालना है, वैसे वह उनके घर पहुंच जाते हैं। तो पिताजी की ये शिकायत है कि वह सीधा हमारे घर पहुंच जाते हैं जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाए हों। यहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं तो कभी कौवे और कभी कभी तरह तरह की गौरिया। तो क्या कौन कौन से पक्षी हैं पिताजी के अनुसार जो जो पहुंच जाते हैं? कभी तो तोते आ जाते हैं, कभी तोते नहीं होते तो कौवे आ जाते हैं, और कभी कौवे नहीं तो फिर गौरैया। फिर क्या आती हैं? गौरैया आ जाती हैं। वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। अब लोगों को तो पक्षियों की चहचहाट गाने की तरह लगती है और लोग को अच्छा लगता है उनकी ध्वनि, उनके सुर। लेकिन पक्ष जो पिताजी हैं वो ये पक्षियों का शोर सुन सुन के बहुत परेशान हो चुके हैं। तो उनका कहना है कि मेरे तो कानों के पर्दे फट जाते हैं, पर लोगों को यह पक्षियों का गीत संगीत लगता है। घर के अंदर भी यही हाल है। बीसियों तो चूहे बसते हैं, रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। अब पशु पक्षियों की तो बात अलग हो गई, लेकिन और भी जीव जंतु हैं जो घर के अंदर डेरा बसाए बैठे हैं, जैसे कि चूहे। बीसियों चूहे हैं पिताजी के अनुसार उनके घर के अंदर, और रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। वह धमा चौकड़ी मचाते हैं कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। अब ये चूहे धमा चौकड़ी मतलब बहुत ही उधम मचाते हैं, बहुत ही शोर मचाते हैं, इतनी क्रिया करते हैं घर के अंदर, इतना शोर होता है कि वह ठीक से सो भी नहीं पाते हैं। क्यों ऐसा क्या करते हैं? बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। एक दूसरा चूहा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है। अब पिताजी को इतना पता चल गया, इतनी मालूमात हो गई है चूहों के बारे में कि उनको ये भी पता है कि सिर्फ बर्तन गिराने, डिब्बे खोलने और प्याले टूटने के सिवा चूहे कहाँ कहाँ बैठना पसंद करते हैं। क्योंकि एक चूहा जो है वो अंगीठी के पीछे बैठता है, क्योंकि शायद वो बूढ़ा है और उसको ठंड बहुत लगती है। अब अंगीठी क्या है? अंगीठी पे खाना बनता है, उसमें आग लगती है, और जब बुझ भी जाती है तो कहीं घंटों तक उसका सेक रहता है। तो वह बूढ़ा चूहा उसे सर्दी लगती है, इसलिए वह अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है। लेकिन एक दूसरा चूहा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उसे गर्मी बहुत लगती हो और वहां पे उसको ठंडक पहुंचती हो टंकी के ऊपर, इसलिए वह बाथरूम की टंकी पर चढ़ के बैठता है। अब तीसरी शिकायत है बिल्ली से। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं, मगर उसे घर में भी पसंद है।
मतलब बिल्ली जो है वो हमारे घर में रहती, घर उसे भी पसंद है। कैसे? क्योंकि वह कभी कभी आती है और झांक जाती है, झांक जाती है और क्या क्या करती है, मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, न मन आया तो बाहर से ही फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। तो लीजिए, बिल्ली का भी देखिए आप, कोई किसी का डर नहीं है। जब मन किया आ गई, जब मन किया चली गई, जब मन किया दूध के पतीले में मुंह डाला और दूध पी गई। तो पिताजी कहना ये चाह रहे हैं कि भाई मेहमान तो हम हैं, असली मालिक तो घर के ये लोग हैं। शाम पड़ते ही दो तीन चमगादड़, लीजिए अब बात आ गई है चमगादड़ों पर। शाम पड़ते ही दो तीन चमगादड़ कमरों के आर पार, आ, हाँ क्या, कमरों के आर पार पर फैलाए कसरत करने लगते हैं। तो जैसे ही शाम होती है तो दो तीन चमगादड़ आ जाते हैं और वह कमरों के आर पार अपने पर जो हैं बार बार फैलाते हैं, फिर सिकुड़ते हैं, फिर फैलाते हैं और कसरत करने लग जाते हैं। तो अब चमगादड़ों ने भी घर पे डेरा डाला हुआ है। घर में कबूतर भी हैं, दिन भर गुटर गू का संगीत सुनाई देता रहता है। इतने पर ही बस नहीं, घर में चिपकलियां भी हैं और बड़े भी हैं, और चींटियों की तो जैसे फौज ही छावनी डाले हुए है। अब घर में बहुत ही तरह के पशु पक्षी हैं भाई, सिर्फ पक्षी नहीं है या सिर्फ जीव जंतु ही नहीं है, कबूतर ही नहीं है, चमगादड़ ही नहीं है, बिल्ली ही नहीं है, घर में छिपकलियां भी हैं। और बड़े किसे कहते हैं? जो वैस्प होती हैं, जो बड़ी वाली फ्लाइज होती हैं, वो भी हैं। और चींटियों ने तो जैसे फौज ही छानवी डाले हुए हैं। अब चींटियों की तो आप सेना है, पूरी फौज है उनके घर पर, इतना उनके घर के अंदर जीव जंतुओं ने अपना डेरा डाल रखा है। अब एक दिन दो गौराएं सीधी अंदर घुस आईं और बिना पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगी। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही हैं कि उनके रहने योग्य है या नहीं। अब इन सब की कमी थी क्या, जो दो गौराएं, दो चिड़िया भी सीधा जो है वो घर के अंदर आ घुसी और बिना पूछे। अब पिताजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो उनसे पूछे आकर कि क्या वो उनके घर में घुस सकती हैं, क्या वो घर में के बाहर आंगन पे पेड़ पे बैठ सकती हैं। अब ऐसा तो पक्षी कोई करेगा नहीं, तो यहाँ पे हास्य व्यंग का इस्तेमाल किया गया है। तो अब बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। अब वो अंदर घुस गई हैं तो उड़ेंगी ही। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही हैं। निरीक्षण समझते हैं आप? मतलब जब आप किसी चीज का जाते हैं और ऊपर से उसका सुपरविजन करते हैं, उसको निरीक्षण कहते हैं। निरीक्षण कर रही हैं कि उन्हें रहने योग्य है या नहीं, कि उनके रहने मतलब चिड़ियों के रहने, जैसे आप जब देखते हैं कि जब कोई किराएदार जाता है मकान देखने या नहीं, तो इसी प्रकार चिड़ियों के लिए भी पिताजी उनका उदाहरण दे रहे हैं कि वह इस तरह से घर को ऊपर से देख रही हैं जैसे कि वह ये जानना चाहती हैं कि ये घर उनके रहने योग्य है या नहीं। कभी वह किसी रोशनदान पर जा बैठती हैं तो कभी खिड़की पर, फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है और सामान भी ले आई हैं और मजे से दोनों बैठी हैं। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया था। तो अब जब ये इस हादसे को दो ये जो कथा हुई कि चिड़िया आई और पिताजी ने बोला कि देखो उड़ रही हैं, निरीक्षण कर रही हैं, इसके बाद कभी वह किसी रोशनदार पर जा बैठती उस दिन के बाद, और कभी किसी खिड़की पर, फिर वो चली गई। जब वो आई और निरीक्षण करके वो चली गई, लेकिन क्या हुआ कि 2 दिन बाद क्या देखा उन लोगों ने कि बैठक की छत पे लगे पंखा, बैठक मतलब जहाँ पे आपका ड्राइंग रूम या लिविंग रूम होता है, उसकी छत पर लगे पंखे के गोले में उन्होंने, उन चिड़ियों ने अपना बिछावन बिछा लिया। का क्या अर्थ है बच्चों यहाँ पर, कि उन चिड़ियों ने अपना घोंसला बना लिया। और सामान भी ले आई, सामान ले आई मतलब तिनके, धागा, झाड़ू के तिनके हो गए, सूखी पेड़ की पत्तियां हो गई इत्यादि, जिससे घोंसला बनता है, वह भी ले आई। और बड़े मजे से दोनों बैठी गाना गा रही थी। अब पिताजी को कैसे पता चला, जब उनका ध्यान ऊपर कैसे चला गया कि जरूर वो चींची कर रही होंगी या गाना गा रही होंगी, तब उनको लगा कि वाह भाई वाह, 2 दिन पहले तो निरीक्षण हुआ है और अब देखिए अब उनकी बैठक भी बन गई है, उन्होंने ज़ाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ज़ाहिर है तभी उन्होंने वहाँ पर अपना घर बना लिया है, अपना घोंसला बना लिया है, क्योंकि उनको घर पसंद आ गया।
माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेंगे। अब माँ ने पिताजी की सारी बातें सुनी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अब पहली बार माँ भी अपना मुख खोल रही हैं, माँ भी कुछ बोल रही हैं। माँ क्या कहती हैं? माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे हैं, उनकी ओर देखे जा रहे थे। किन की ओर देखे जा रहे थे? चिड़ियों की ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। अब माँ का कहना यह है कि क्योंकि अब उन्होंने अपना यहाँ पे घोंसला बना लिया है, अब उन्होंने इतनी मेहनत करी है, वे तिनके लाई, सूखी पत्तियां लाई, डंडियां लाई, धागे लाई, उन्होंने यहाँ पर अपना बिछावन बिछाया और अब वे अपना घर बना चुकी हैं, तो अब तो ये यहाँ से नहीं जाएंगी। यदि जब ये शुरुआत हुई थी तभी उनको वहां से उड़ा दिया जाता तो यहाँ तक बात नहीं पहुंचती। तो एक तरह से ये माँ की भी शिकायत हो रही है पिताजी से कि जब एक्शन लेना चाहिए था तब तो आपने लिया नहीं, अब आप शिकायत कर रहे हैं। अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है, तो माँ का कहना है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब आपने देर कर दी है। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया, वह उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती हैं। गौरियां मेरे आगे क्या चीज है, मैं अभी निकाल बाहर करता हूँ। तो अब पिताजी को थोड़ा सा ये चैलेंजिंग लगा कि माताजी ये कह रही, अब तो आप कुछ नहीं कर सकते, अब तो चिड़िया नहीं जाएंगी, अब तो वो अपनी बैठक बना चुकी हैं और यहाँ ही रहेंगी। अब इस पे गुस्सा होकर बोले, और बोले ही नहीं, एक्शन में भी आ गए, उठ के खड़े हुए और कहते हैं कि देखता हूँ कैसे यहाँ रहती हैं, गौरियां मेरे आगे क्या चीज है, मैं अभी निकाल बाहर करता हूँ। फिर माता जी कहती हैं, छोड़ो जी, चूहों चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे, माँ ने कहा। अब माँ थोड़ा मजाक उड़ाते हुए पिताजी का बोली कि छोड़ो जी, चूहों का तो आप कुछ कर नहीं पाए, ना उनको निकाल पाए जो जमीन पर है, अब ऊपर छत पे उड़ती हुई चिड़ियों को आप क्या निकालेंगे। तो अब थोड़ा पिताजी का आग बबूला होना बनता है, क्योंकि माँ व्यंग पे व्यंग किए जा रही हैं और पिताजी को थोड़ा लग रहा है कि मजाक उड़ाया जा रहा है। और देखते हैं अब आगे क्या करते हैं। माँ कोई बात व्यंग में कहें तो पिताजी उबल पड़ते हैं। अब ये कौन कह रहे हैं? ये लेखक कह रहे हैं, जो उन दोनों के बच्चे हैं और जो इस पाठ के लेखक हैं, वह बोल रहे हैं कि जब भी माँ कोई बात व्यंग में कहती हैं, सरकाज़्म में कहती हैं, तो पिताजी उबल पड़ते हैं। वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही हैं। वह फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई और मुंह से श कहा, बाहें झुलाई, फिर खड़े खड़े कूदने लगे, कभी बाहें झुलाते, कभी शू शू करते, मतलब जो भी वह कर सकते थे उन चिड़ियों को भगाने के लिए, वह वो सब करने लगे। ताली बजाना, शू शू करना, बाहें झुलाना, फिर फुर करना, कूदने लगे, पर उन चिड़ियों को कोई फर्क पड़ा नहीं। गौरियों ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा और दोनों एक साथ चींची करने लगी और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। अब ये सब हरकतें जब उन्होंने देखी कि पिताजी उठ गए हैं, पिताजी ने हाथ पाँव झुलाने लगे हैं, खड़े होकर कूदने लगे हैं और बाहें झुलाते हुए शू शू कर रहे हैं, तो माता जी को हंसी आने लगी, खिलखिल कर वह हंसने लगी, क्योंकि इनके ये सब करने पर गौरव ने घोंसलों में से सिर निकाल कर नीचे की ओर झांक कर देखा और दोनों एक साथ चींची करने लगी। तो उनको दोनों को ऐसे जैसे गुराओं को कोई फर्क ना पड़ा हो और वो ये सब देख रही हो और आपस में कुछ बात कर रही हो। तो इसको इन सब चीजों को देखकर माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। पिताजी को गुस्सा आ गया, इसमें हंसने की क्या बात है, माँ को ऐसे मौके पर हमेशा मजाक सोचता है। अब ये भी लेखक लेखक बोल रहे हैं। हंसकर माँ बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही हैं कि यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। अब ये तो वाकई में ही हंसने की बात है कि पिताजी का मजाक उड़ाया जा रहा है, माँ यहाँ पे व्यंग कर रही है। तब पिताजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वह पहले से भी ज्यादा ऊंचा कूदने लगे। अब वो चिड़ियों को उड़ाने के लिए और ज्यादा भावुक हो गए, और ज्यादा उनमें हो गया कि भाई अब मुझे तो ये इसको इनको निकालना ही पड़ेगा, और वो और ऊंचा कूदने लगे। गौरिया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे के डैने पर जा बैठी। अब वह क्या हुआ कि वह जो है, जो गौरिया है, वो घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे के डैने पर जा बैठी। उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा था। माँ फिर हंसने लगी, यह निकलेंगी नहीं जी, अब इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे। अब माँ ने फिर से पिताजी को बताया कि वह नहीं निकलेंगी, क्योंकि उन्होंने जो गुराएं हैं उन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे।
तो माँ फिर से अभी पिताजी को चैलेंज करते हुए कि अब चिड़ियों को निकालना मुश्किल है। निकलेंगी कैसे नहीं, पिताजी बोले, और बाहर से लाठी उठा लाए। अब तो पिताजी बहुत ज्यादा आग बबूले हो गए कि अब तो लाठी का सहारा भी लेना पड़ गया। वह लाठी उठा लाए। इसी बीच गौरैया फिर घोंसले में जा बैठी थी। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठकोरा। चींची करती गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। अब जब उन्होंने पंखे के उस पे गोले पे डंडे से ठकोरा, तो चींची करती हुई जो चिड़िया हैं वह उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। अब जो पर्दे जिस पे पर्दा लगा होता है उस डंडे पे जा बैठी। इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत है, पंखा चला देते तो ये उड़ जाती, माँ ने हंसकर कहा। अब माँ ने फिर से व्यंग किया कि डंडा लाना और इतना नाच कूद करना, इतनी छलांगे मारने की क्या जरूरत थी, सीधा सिर्फ पंखा ही चला देते तो ये उड़ जाती। पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके। अब पिताजी को तो धुन एक ही सवार है कि इन चिड़ियों को जो है वो कमरे से बाहर निकालना है, घर से बाहर निकालना है। अब उन्होंने कुछ नहीं उस बात पे जवाब दिया और वह लाठी उठाए। अब जहां चिड़ियों ने जगह बदल ली, पंखे से निकल के कहाँ चली गई, पर्दे के डंडे पे, तो वह भी वहां चले गए और वहां पर जाके लपके। एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी, दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। अब दोनों अलग अलग हो गई, एक किचन के दरवाजे पे और दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। माँ फिर हंस दी। तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरियों को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। अब हुआ क्या है कि किचन का दरवाजा भी खुला है और कमरे का दरवाजा खुला है, सीढ़ियों वाला दरवाजा भी खुला है, और सारी की सारे दरवाजे खुले होने पर चिड़िया जो हैं वो और अंदर भी घर के घुस सकती हैं। तो माँ ने हंसकर बोला, माँ फिर हंस दी और बोली कि ये तो बड़ी समझदारी हुई, जब भी हमें चिड़िया निकालनी होती है या कुछ ऐसा होता है तो पहले हम सारे घर के दरवाजे बंद छोड़ते हैं, जिसके कसा अब पिताजी पे। अब पिताजी ने मुझे झिझक कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दो। अब पिताजी ने क्या बोला कि तू क्या यहाँ पर खड़ा देख रहा है। अब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा, मतलब डांट कर कहा कि तू खड़ा क्या देख रहा है, जा जाके तू भी कुछ काम कर और दोनों दरवाजे बंद कर दो। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला दरवाजा खुला रहा। अब उसने लेखक ने क्या किया, अब डांट पिटी, क्योंकि पिताजी कहीं तो गुस्सा निकालेंगे। तो माताजी ने उनका व्यंग किया, तो पिताजी ने बोला कि तू क्या कुछ खड़ा है यहाँ पे और कुछ काम क्यों नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा कि दोनों दरवाजे बंद कर दिए, मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला दरवाजा खुला रहा। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरवों पर हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची। अब क्या हुआ है कि पिताजी ने फिर से लाठी उठा ली और गौरव पर हमला बोल दिया। अब तो जैसे पिताजी पीछे ही पड़ गए हों। और एक बार तो जो हुआ क्या हुआ कि जो झूलती लाठी है वो माँ के सिर पर लगते लगते बची। चींची करती चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह पर जा बैठती। आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजे में से बाहर निकल गई। अब चींची करती हुई चिड़िया जो थी वो कभी एक दरवाजे कभी दूसरे दरवाजे पे, उनको भी समझना है कि भाई कहाँ जाना है, क्या करना है। अब क्या हुआ कि आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजे में से बाहर निकल गई। फाइनली वो बाहर चली गई। माँ तालियां बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे। अब पिताजी को लगा कि भाई बहुत बड़ा काम कर दिया। फाइनली उन्होंने चिड़िया निकाल दी। उनका मजाक उड़ाया जा रहा था कि चूहे तो निकाले नहीं जाते तो चिड़िया गौरैया क्या निकालेंगे, लेकिन अब उनको लगा कि जब वो चली गई और उन्होंने छाती फुला के कुर्सी पर बैठ गए। आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगे। तो ऐसा पिताजी ने कहा। तभी पंखे के ऊपर से चींची की आवाज सुनाई पड़ी और माँ खिलखिलाकर हंस दी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा, दोनों गौराएं फिर से अपने घोंसले में मौजूद थीं। तो जी अब क्या हुआ, वो सिर्फ बाहर गई थी और बाहर जाकर वो दोबारा फिर अंदर आ गई, क्योंकि वह अपना घोंसला पंखे पे बना चुकी थी। अब वह वो घोंसला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि हो सकता है शायद उन्होंने वहां पर अंडे दे दिए हों। और फिर से जब थोड़ी देर बाद पंखे के ऊपर देखा तो चींची की आवाज आ रही थी और माँ इस पर दोबारा खिलखिलाकर हंसी, क्योंकि पिताजी बहुत छाती फैलाए और बहुत ही ज्यादा अपने आप को दिखा रहे थे कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है, लेकिन उनकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई, क्योंकि एक बार फिर दोनों गौरैया अंदर आ गई और दोनों अपने घोंसले में मौजूद थी। दरवाजे के नीचे से आ गई हैं, माँ बोली।
अब दरवाजे के नीचे भी जगह थी तो वहां से आ गई। मैंने दरवाजे के नीचे देखा, सचमुच दरवाजे के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी। पिताजी को फिर गुस्सा आ गया, माँ मदद तो करती नहीं है, बेटी हंसी जा रही है। अब लेखक का भी यही कहना है कि भाई माँ तो व्यंग पे व्यंग और मजाक पे मजाक उड़ाई जा रही है पिताजी का, और पिताजी अकेले बेचारे लगे हुए हैं। और क्योंकि माँ को कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा था कि यह घर जो है वो अब ये सिर्फ उन्हीं का नहीं, शायद अब पशु पक्षियों का भी उन पे उतना ही हक बन कर रही थी, क्योंकि वो इस चीज को शायद कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर चुकी थी कि चिड़ियों ने अपना वहां घर बनाया है, हो सकता है उन्होंने अंडे दे दिए हो, तो अब उनको। अब तो पिताजी गौरव पर पिल पड़े, मतलब अब पीछे हाथ धो के पड़ गए। उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूस दिए ताकि कहीं कोई छेद बचा नहीं रह जाए, और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। अब उन्होंने दरवाजों के नीचे तो कपड़े डाल झुलाते हुए उन पर टूट पड़े कि अब दोबारा उनको बाहर निकाल के छोड़ेंगे। चिड़िया चींची करती फिर बाहर निकल गई। अब फिर से चिड़िया जो है वो चींची करती बाहर चली गई, पर थोड़ी ही देर बाद वह फिर कमरे में मौजूद मौजूद थी। अब की बार वह रोशनदान में से आ गई थी। अब रोशनदान बच्चों आपको पता है क्या होता है ना, खिड़की जैसे होती है वैसे एक दरवाजे के ऊपर एक जगह होती है, अगर आप देखेंगे तो उसको रोशनदान बोलते हैं। दरवाजे के ऊपर एक छोटी सी रेक्टेंगुलर विंडो बनी हुई होती है, तो वहां से वह खुला हुआ था, वेंटिलेशन के लिए खोल के रखते थे पहले के जमाने में। तो अब की बार वह रोशनदान में से आ गई जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। अब रोशनदान का शीशा टूटा था, वहां जगह थी, तो वह वहां से अंदर आ गई। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब यह यहाँ से नहीं जाए। क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद करवा लूं? पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया, और फिर लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया। अब माँ ने समझाया कि देखो जी, अब छोड़ दो, इतनी मेहनत तो मत करो, अब चिड़ियों के पीछे मत पड़ो और इतना भी परेशान मत हो। अब तक इन्होंने अंडे दे दिए होंगे और अब ये नहीं जाएंगे जब तक इनके अंडे बच्चों में नहीं बदल जाते, तो ये मुश्किल है इनको यहाँ से निकालना। पर पिताजी ने बोला कि ये क्या बात हुई, ये क्या मतलब हुआ, मैं कालीन बर्बाद करवा लूं? मतलब अब चिड़िया अगर ऊपर रहेंगी तो जाहिर सी बात है कि उनके पंख भी गिरेंगे, उनका जो डिस्क्रीट होगा वो भी गिरेगा, तो कालीन तो फिर गंदा होगा ही ना। तो उन्होंने कहा कि ये तो नहीं हो सकता, तो उन्होंने कुर्सी पर चढ़ा और जो रोशनदान का शीशा टूटा हुआ था वहां पे उन्होंने ढेर सारा कपड़ा ठूस दिया, उसमें फंसा दिया ताकि जगह ना बचे, और फिर लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियों के पीछे पड़ गए। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठी। अब वो पिछले आंगन की दोनों दीवार पे जा बैठी और इतने में रात पड़ गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। जाने से पहले मैंने आंगन में झांक कर देखा, चिड़िया वहां पर नहीं थी। मैंने समझ लिया कि उन्हें अकल आ गई होगी, अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई। अब बच्चे का दिमाग, जो लेखक है उसका दिमाग था, क्योंकि अब तो थोड़ा सा उनको लगा कि आज तो सारा दिन निकल गया चिड़ियों को निकालने में, तो उसने खाना खाने के बाद ऊपर जाकर सोने से पहले उसने देखा झांक कर आंगन में कि क्या चिड़िया वहां पर है अभी भी बैठी हुई, दोनों देख रही हैं अपने घोंसले को या चली गई हैं। तो वह वहां पर नहीं थी, तो उसको लगा कि अब वह नहीं आएगी। लेकिन होता क्या है, दूसरा दिन इतवार था। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वह फिर से मौजूद थी और मजे से बैठी महलार गा रही थी। मल्हार कहते हैं बच्चों गीत को। तो अब जी, दूसरे दिन इतवार था, मतलब कि छुट्टी का दिन था, संडे था, और हम लोग नीचे उतर कर आए तो वह फिर से मौजूद थी, वह वहां बैठी गीत गा रही थी। पिताजी फिर लाठी उठा ली, पिताजी ने फिर से लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गौरियों को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। अब तो रोज यही कुछ होने लगा, दिन में तो वह बाहर निकाल दी जाती, पर रात के वक्त जब हम सो रहे होते तो न जाने किस रास्ते से वह अंदर घुस आती। पिताजी परेशान हो उठे, आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है। पिताजी बार बार कहे, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूं, पर आखिर वह भी तंग आ गए थे। आखिर जब उनकी सहनशीलता चुक गई तो वह कहने लगे कि वह गौरों का घोंसला नोच कर निकाल देंगे, और वह फौरन ही बाहर एक स्टूल उठा लाए। अब पिताजी भी इतने परेशान कि भाई करूं तो क्या करूं, मैं तो थक गया हूं बार बार निकाल निकाल के। तो उन्होंने फाइनली ये डिसीजन लिया कि मैं तो इनका घोंसला ही निकाल के बाहर फेंक दूंगा, और ये कहकर वह स्टूल भी ले आए।
घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से से कहा। अब गुस्सा बहुत आ रहा था पिताजी को, तो उन्होंने गुस्से में, जब ये सब काम कर रहे थे तो साथ साथ बोल भी रहे थे, और उन्होंने बोला कि किसी को सचमुच बाहर निकालना हो ना तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। घोंसले में से एक घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गौरया ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हो। अब गौरया ने बहुत मेहनत करी थी, बहुत सारे तिनके लगाए थे, और घोंसला तोड़ना बहुत आसान भी नहीं था पिताजी के लिए, लेकिन वह तोड़ रहे थे और अनेक तिनके बाहर की तरफ निकल रहे थे, लटक रहे थे, और जैसे कि कोई झालर लटक रही हो सजावट के लिए। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाईं ओर को खींच दिया। दो तिनके घोंसले में से अलग हो गए और फरफराते हुए नीचे उतरने लगे। अब उन्होंने तकनीक लगाई और लाठी का सिरा सूखी घास के तिनके में कहीं पे उसको डंडे को फंसाएंगे और खींचेंगे तो धीरे धीरे करके सारा घोंसला ही आपका निकल जाएगा। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी सिर्फ तिनके जो हैं वो नीचे उतरने लगे फरफराते हुए। चलो, दो तीन तिनके तो निकल गए। माँ हंसकर बोली। माँ फिर से व्यंग कर रही हैं, फिर से मजाक उड़ा रही हैं पिताजी का। यहाँ पर उन्होंने कहा कि चलिए भाई, आपने इतना काम किया, दो तीन तिनके ही निकल आए हैं, अब बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। तो आप समझ रहे हैं कि कितनी तिनके लगे होंगे घोंसले में और कितना ही होगा। तो अभी सिर्फ दो ही तिनके आए, तो इसलिए माँ व्यंग कर रही हैं, मजाक उड़ा रही है। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे दोनों गौराएं नजर आईं। अब जब वह घोंसला तोड़ रहे थे तो आंगन की ओर वह दोनों नजर आई, बैठी हुई। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। इस बीच दोनों कुछ कुछ दुबला गई थी, कुछ कुछ काली पड़ गई थी। अब वह चहक भी नहीं रही थी। अब वह पर अंदर आ जाती थी तो अपना घर टूटते हुए देखना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। और जब वो ये देख रही थी कि उनका घोंसला टूट रहा है तो वह दोनों चुप चुपा गई थी, चुपचाप दीवार पर बैठी थी। कुछ कुछ दुबला गई थी, कमजोर सी लग रही थी, कुछ कुछ काली पड़ गई थी, और अब वह चहक भी नहीं रही थी। तो जो मल्हार चल रहे थे, जो गीत चल रहे थे, जो चींची हो रही थी, जो सारी उनकी खुशी थी, वो सब खत्म हो चुकी। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वहीं रखे रखे घुमाने लगे। अब वह घुमा इसलिए रहे थे कि जब तक गोल 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 करके घुमाएंगे तो धीरे धीरे सारा घोंसला जो है वो नीचे निकल आएगा। इससे घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे। वह लिपटते गए और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खींचता चला आने लगा। फिर वह खींच खींच कर लाठी के सिरे के इर्द गिर्द लपेटा जाने लगा। सूखी घास और रुई के फाहे और धागे और थिगलियां लाठी के सिरे पर लिपटने लगी। तभी सहसा जोर की आवाज आई, ची 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 ची। पिताजी के हाथ ठिठक गए। अब जब वह धीरे धीरे सारा घोंसला तोड़ रहे थे, जिसमें से सारे के सारे उन्होंने सूखी घास, रुई, रूही के फोहे, थिगलियां, समझते हैं आप, सूखी डंडियां, धागे और ये सब चीजें झालरे वालरे निकाली, तो काफी घोंसला निकल गया था। लेकिन अचानक से चींची चींची की आवाज आने लगी। पिताजी के हाथ ठिठक गए, मतलब एकदम से उनके हाथ जो है वह रुक गए। ये क्या, क्या गौरैया लौट आई हैं? मैंने झट से बाहर की ओर देखा। नहीं, दोनों गौरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थी। तो चींची कौन कर रहा है? अब ये लेखक के दिमाग में आया कि भाई ये क्या हुआ, चींची की आवाज कैसे आ रही है घोंसले में से। फिर से आवाज आई, ची 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 ची। फिर आवाज आई। मैंने ऊपर देखा, पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गौरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी और चींची किए जा रही थी। अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी थी और उस पे लिपटा घोंसले का बहुत सा हिस्सा था। नन्ही नन्ही दो गौरैया वह अभी भी झांके जा रही थी और चींची करके मानो अपना परिचय दे रही हूँ। हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? तो देखिए, ये यहाँ पर थोड़ा भावुक जो है वो पैराग्राफ शुरू हो गया है कि जब घर तोड़ा जा रहा था तो पता चला कि उसमें तो बच्चे हैं। तो अब चींची करती जब उनकी आवाज आ रही थी, और आवाज जो है उसको देखने के बाद पता चला कि पंखे के गोले के ऊपर जो है नन्ही नन्ही गोराएं हैं।
जो देख रही हैं नीचे कि कौन है जो हमारा घर तोड़ रहा है। और अब पिताजी के हाथ में जो थी लाठी और उस पर लिपटा हुआ था घोंसले का काफी ज्यादा हिस्सा, लेकिन अभी भी ऊपर भी काफी घोंसला बचा हुआ था। तो अब क्या होता है देखते हैं। वह आव वह अवाक उनकी ओर देखता रहा। मैं सॉरी, अब यही लेखक बोल रहे हैं, मैं अवाक, अवाक मतलब हैरान होकर उनकी ओर देखता रहा। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए हैं। अब उसने क्या देखा लेखक ने कि उनके में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक और रख दिया और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़िया अभी भी हाफ हाफ कर चिल्लाए जा रही थी और उसके माँ बाप को बुला रही थी। अब माँ का दिल देखिए यहाँ पे बहुत कोमल है। माँ को लगा कि अभी यही सही है कि बच्चों को उनके माँ बाप से दूर नहीं रखना चाहिए। बच्चे जो हैं चिड़िया के बहुत छोटे हैं, चींटी चींटी करके घबरा गए हैं। घर उनको लग रहा है उनका तहस नहस हो रहा है, टूट रहा है और वो अपने माता पिता को ढूंढ रहे हैं, पुकार रहे हैं। तो माँ उठी और माँ ने घर के सारे दरवाजे तोड़ दिए। पिताजी का दिल भी देखिए कितना भावुक है। जैसे ही उनको पता चला कि घोंसले में चिड़िया के बच्चे हैं, लाठी उन्होंने फटाफट एक और रख दी और वो चुपचाप कुर्सी पे बैठ गए। उनको जैसे महसूस हुआ हो कि कुछ गलत काम होते होते उनसे बच गया है। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और चींची करते हुए उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुगा डालने लगे। अब जैसे ही दरवाजे खुले, माँ ने सारे दरवाजे खुले, तो फटाफट से जो दो गोराए जो उनके माँ बाप बहुत देर से टक लगाए वहां पे खड़े हुए बैठे हुए थे कुर्सी की दीवार, रसोई की दीवार पे, वह फटाफट अंदर घुस आए और अंदर आते ही उन्होंने अपने चींची करते हुए बच्चों से जा मिले और क्योंकि वे बच्चे भूखे थे तो उनकी चोंचों में चुगा डाला जो वो बाहर से लेकर आए थे उनके लिए खाना। माँ पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रह गए। अब बहुत ही अच्छा और इमोशनल कनेक्ट बताया गया है यहाँ पे कि जैसे माँ और पिताजी और लेखक एक परिवार हैं, वैसे ही वह दो गौराएं और जो जो दो बच्चे हैं वह भी एक परिवार है। कमरे में फिर से शोर होने लगा, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे। तो देखा पिताजी का गुस्सा कैसे मुस्कुराहट में बदल गया जब वहां पे भी उन्होंने एक खिला फुला परिवार देखा। तो सारा गुस्सा जो है वो गायब हो गया और वो जो है किस में बदल गया, मुस्कुराहट में। तो लेखक हैं इनके भीष्म साहनी। बहुत ही अच्छी कहानी लिखी है, बहुत ही अच्छा लगा, मजा आया ये पढ़कर। इससे हमारे को ये सीख मिली कि पक्षी पक्षुओं के लिए जो है कोई भी हमारे को ये नहीं सोचना चाहिए, जहां तक भी हम मदद कर सके हमें करनी चाहिए। उनके लिए प्रकृति ने सारे द्वार खुले रखे हैं, हम द्वार बंद करने वाले कोई नहीं होते। और यदि कहीं पर हम उनकी मदद कर सके तो हमारे को उनकी मदद करनी चाहिए, चाहे फिर हम टेम्परेरी क्यों नहीं उनकी मदद कर पाए। तो हमारे को हमेशा अपने दिल को, स्पेशली बच्चों का दिल जो है इतना कोमल होना चाहिए कि अगर ऐसा कोई हमारे को चांस मिले या अपॉर्चुनिटी मिले तो हमें उनका घर तहस नहस नहीं बल्कि ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि उनको सुविधा पहुंचे और उनको कठिनाई ना हो, उनको परेशानी ना हो। तो आशा करती हूँ पाठ आपको जो है अच्छे से समझ में आया होगा और आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और जैसे मैंने एंजॉय किया है रीडिंग आपने भी की होगी। और नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी मैं आपको इनकी क्वेश्चन आंसर्स के साथ। सो सी यू टिल देन। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बाय बाय।